हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने वाले हैं और थोड़े केस लॉज भी देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 ZA जो है पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। मतलब डिफाइन ही क्या करता है, सेक्शन 3 ZA सिर्फ ये बोलता है कि जो पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन है वो आपको सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मिल जाएगी। अब ये सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो लैंड एक्वायर करने का हक रखती है। क्यों? क्योंकि अगर या तो उसको अपने खुद के कामों के लिए चाहिए, खुद के यूज़ के लिए चाहिए, खुद के कंट्रोल के लिए चाहिए, या फिर अगर किसी पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए तब। अब अगर मान लो जो गवर्नमेंट है वो इन पर्पसेस के लिए लैंड एक्वायर करती है, तो एक्ट में ना कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं रिलेटेड टू कंपनसेशन हो गया या रीसेटलमेंट हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया, ऐसी सब चीज़ों के लिए। तो वो जो सारे जो प्रोविजंस है ना वो इन एक्विजिशन पे अप्लाई होंगे। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक पर्पसेस में क्या-क्या चीज़ें आती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम इन पब्लिक पर्पसेस के बेसिस पे जो तुम्हारी जो लैंड है, जो अगर तुम्हारी प्राइवेट लैंड भी है वो भी एक्वायर करने का हक रखते हैं, उसे एक्वायर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पब्लिक पर्पसेस में क्या है। स्ट्रैटेजिक पर्पसेस पहली चीज़ आ जाती है। तो स्ट्रैटेजिक पर्पसेस क्या होते हैं? ऐसे कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है इंडिया की सुरक्षा मेंटेन करने के लिए, ठीक है? या फिर हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों की सुरक्षा मेंटेन करने के लिए, या फिर जो नेवल है, मिलिट्री, एयर फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एक्टिविटीज़ है वो कैरी आउट करने के लिए। तो इन अगर पर्पसेस को आपको करना है तो फिर हम बोलेंगे पब्लिक पर्पस है, और जो गवर्नमेंट है वो इन केसेस में लैंड एक्वायर कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैरी आउट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ इंश्योर करते हैं, ये देखते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट होता रहे। तो इसमें क्या-क्या इंक्लूड आ जाएगा? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा आपको पता है कि रोड्स हो गए, हाईवेज़ हो गए, एयरपोर्ट हो गए, रेलवे हो गए, लेकिन नॉट जो भी प्राइवेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे ना, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल, होटल्स, वो इसमें कवर नहीं होंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स हम पब्लिक पर्पस की बात कर रहे हैं ना, तो प्राइवेट चीज़ें नहीं कवर होंगी। देन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है, जैसे कि स्टोर हाउस बनाना है या वेयर हाउस बनाना है, ये ऐसी चीज़ें बनानी है जिससे क्या है, जो फार्मर्स है उन्हें हेल्प हो कि उन्होंने जो भी फसल उगाई है उसको हम स्टोर कर सके, प्रिजर्व कर सके, उसे सेल कर सके। ऐसी फैसिलिटीज इंश्योर करने के लिए आप लैंड एक्वायर कर सकते हो। देन कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, जैसे इंडस्ट्री बनानी है, कोई फैक्ट्री बनानी है, माइनिंग एक्टिविटीज कैरी आउट करनी है, या फिर क्या है, जो मैन्युफैक्चर करने है उसके लिए फैक्ट्रीज बनानी है, ये सब काम करने हैं तो आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स या अदर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कैरी आउट करने हैं, कि रेन वाटर जो है वो इकट्ठा करना है, ताकि क्या है कि वाटर कंजर्वेशन भी हो, वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको कैरी आउट करने हैं। सैनिटेशन से रिलेटेड जैसे आपने देखा हो, ड्रेनेज हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया या सिस्टम हो गया, ये सारी जो एक्टिविटीज आपको करनी है तब भी आप लैंड एक्वायर कर लो। फिर उसके बाद अगर आपको एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस चलाने हैं जो कि क्या गवर्नमेंट फंडेड है तब, या फिर कोई प्रोग्राम चलाना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन या स्पेस से रिलेटेड, या किसी अदर काम के लिए, किसी भी और काम के लिए जो आप बोलते हो कि पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन में आएगा, तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है और पार्लियामेंट को भी इन्फॉर्म करना है। यानी कि अगर आप बोल रहे हो सेंट्रल की पब्लिक पर्पस है और ये पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन में इंक्लूड होना चाहिए, तो पहले पार्लियामेंट को भी बताना है ताकि वो भी रिव्यू वगैरह कर सके। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स फॉर डिस्प्लेस फैमिलीज। तो अगर जो गवर्नमेंट है, मान लो उसने कोई भी प्रोजेक्ट कैरी आउट किया और उस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्हें हटाना पड़ा, तो अब जो लोग हटाए हैं उन्हें कहीं ना कहीं तो रहने की जगह देनी पड़ेगी ना। तो अगर इस पर्पज के लिए जो गवर्नमेंट है वो लैंड एक्वायर करती है कोई और, ताकि उन लोगों को घर वगैरह दे सकें, उनको एक रहने की जगह प्रोवाइड कर सकें, तो वो भी पब्लिक पर्पज में कवर हो जाता है। इसलिए हमने लिखा है प्रोजेक्ट्स फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज। देन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन इनकम ग्रुप्स एज नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एजी मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की तरह लिख दिया है। तो अगर मान लो कि जैसे होता है ना, कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, या तो ऐसे लोगों को अगर हमें हाउसिंग फैसिलिटीज, रेजिडेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को, तब भी गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्वायर कर सकती है। देन उसके बाद क्या है कि अगर किसी भी आपको विलेज को या अर्बन साइट को डेवलप करना है, उसकी इंप्रूवमेंट करनी है, या फिर क्या है, यहाँ पे भी यही है कि आपको रेजिडेंट प्रोवाइड करना है, या फिर क्या है, कोई भी मतलब हाउसिंग प्रोवाइड करनी है टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो कि चाहे अर्बन एरियाज में प्रेजेंट है या रूरल एरियाज में प्रेजेंट है, उनके लिए भी आप लैंड एक्वायर कर सकते हो। फिर वही जो घर-बार प्रोवाइड करने हैं, या फिर क्या है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उन लोगों के लिए जो या तो बहुत ही गरीब है, या फिर जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है, या फिर क्या है, कोई मतलब नेचुरल कैलेमिटी आई, कोई बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से वो लोगों के घर वगैरह टूट गए या नहीं रहे, तो ये सब कुछ। या फिर वही और पर्सन्स डिस्प्लेस्ड बाय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जिन लोगों को हटा दिया था कि आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है, तो अब उन लोगों को भी जो घर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन की ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। तो ये सब पर्पसेस के लिए भी आप लैंड एक्वायर कर सकते हो, और हम इन पर्पसेस को बोलेंगे कि आप ये पब्लिक पर्पसेस है।
अब 2G में कलेक्टर की डेफिनेशन है, बहुत ईजी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन 2X इज पर्सन्स इंटरेस्टेड। अब ये पर्सन्स इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? जैसे कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने लैंड एक्वायर कर ली, तो अब जो भी लोग जो है उस लैंड के रिलेटेड कॉम्पनसेशन मांगने के लिए का अधिकार रखते हैं, उन सबको हम पर्सन्स इंटरेस्टेड बोलते हैं। तो जैसे कि अब इसमें क्या है, अब पर्सन इंटरेस्टेड अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको लगेगा कि अरे, जिसकी लैंड जो है एक्वायर की गई है, तो सिर्फ उसी लैंड ओनर का हक है कि वो कॉम्पनसेशन मांग सके, बट हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का भी इंटरेस्ट मौजूद होता है उस पर्टिकुलर लैंड में, तो वो लोग भी कवर्ड है। जैसे कि अगर हम बोले, जैसे मान लीजिए अगर जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसी लैंड एक्वायर कर रही है जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर क्या है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का फॉरेस्ट राइट है। फॉरेस्ट राइट यानी कि वो लोग आसपास ही रहते हैं फॉरेस्ट के, या फिर फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, और उनका हक होता है कि वो जो पूरा जो फॉरेस्ट है उसको यूज कर सके अपने पर्पसेस के लिए, या फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर उनका राइट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, विच इज ऑल्सो गारंटीड अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, तो फिर वो भी, हम बोलेंगे कि वो भी पर्सन इंटरेस्टेड है। देन पर्सन्स हैविंग ईजमेंट राइट ओवर दैट लैंड, आपने पढ़ा होगा ईजमेंट्री राइट क्या होता है? किसी बंदे का हक है कि वो दूसरे की लैंड को यूज कर सके फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो जो बंदा जो यूज कर रहा है दूसरे की लैंड को फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस, वो ओनर बन गया उस लैंड का, ऐसा नहीं है। जैसे कि क्या, राइट ऑफ वे, किसी और के घर से रास्ता निकल रहा है, किसी और की लैंड से जो है वो रास्ता निकल रहा है, तो फिर हम वो यूज कर सकते हैं। या फिर मान लो मेरे पास एक राइट है कि किसी के लैंड पे कोई एक पानी की टंकी है, और मैं अपनी लैंड पे क्रॉप्स उगा रही हूँ, तो उसकी जो पानी की टंकी से जो पानी आता है वो मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, अपनी क्रॉप्स अपनी फसल वगैरह उगाने के लिए। तो अब मान लो कि भाई अगर उसकी जो लैंड है जिसके लैंड पे पानी की टंकी प्रेजेंट है, उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो चलो ठीक है, उसका तो हो गई, उसका तो इंटरेस्ट इफेक्टेड है जो ओनर ऑफ द लैंड है। बट मैं जो उसकी पानी की टंकी यूज करके अपना जो पूरा जो इरिगेशन वगैरह कर रही हूँ, तो मेरा भी तो नुकसान होगा ना। तो मुझे भी माना जाएगा कि मैं भी उस लैंड में इंटरेस्टेड पर्सन हूँ, तो इसलिए मुझे माना क्या जाएगा कि मैं पर्सन इंटरेस्टेड में आऊंगी। देन पर्सन हु हैव टेनेंसी राइट्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स। तो टेनेंसी राइट्स क्या होता है कि मैं किराए पे रह रही हूँ, तो अगर ये जो पर्टिकुलर लैंड है, अगर उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो चलो लैंड ओनर जो है वो तो कॉम्पनसेशन के लिए बाय डिफॉल्ट एंटाइटल्ड है ही, बट मैं भी तो टेनेंट हूँ ना, मैं भी तो किराएदार हूँ, तो मेरा भी तो जो लिवलीहुड है, मतलब रहने की जगह, वो भी तो छिन जाएगा, तो मैं भी पर्सन इंटरेस्टेड हूँ उसके अंदर। और शेयर क्रॉपर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं जैसे फसल उगाते हैं, तो किसी की लैंड पे, या मतलब जो भी लैंड पे फसल उगाते हैं, तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन मैं रखूंगा, कुछ पोर्शन जो है वो लैंड ओनर को जाएगा, तो उनका भी राइट इफेक्ट होगा, क्योंकि फिर वो कहाँ फसल वगैरह उगाएंगे। देन पर्सन डिपेंडेंट ऑन दैट लैंड फॉर हिज लिवलीहुड, तो ऐसी फार्मर्स की बात होगी, जैसे फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं किसी और की लैंड पे। अब मान लो वो जो लैंड है अगर गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी, तो फिर ये जो फार्मर्स जो वहाँ पे खेती और फसल वगैरह कर रहे हैं, तो उनका भी तो रोजगार इफेक्ट होगा ना, वो भी तो उस कैटेगरी में आएंगे कि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर लैंड। इसलिए इन सारे लोगों को हम बोलते हैं पर्सन इंटरेस्टेड। सो द केस इज बाजीरावटी कोटे एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें क्या होता है कि ना, दो टेम्पल्स है, मान लो दो टेम्पल है, इसके बीच में ना एक लैंड होती है। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, वो नोटिफिकेशन इशू करती है अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की भी बात चल रही है, कि हम इस लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं ताकि हम इन दोनों टेम्पल्स को कनेक्ट कर सकें। अब इसमें क्या है, जो लोग इस लैंड को ओन करते हैं वो बोलने लगे कि नहीं, ये एक्विजिशन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ना ये आपको बस टेम्पल कनेक्ट करने हैं, ताकि जो भी भक्त वगैरह आते हैं उनको ईजी हो। तो ये तो कोई पब्लिक पर्पस होता ही नहीं है, ठीक है, ये कौन सा पब्लिक पर्पस है? फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये जो गवर्नमेंट एक्विजिशन करने की कोशिश करी ना इस पर्टिकुलर लैंड, वो बैड फेथ में कर रही है, और अगर उन्होंने ये लैंड एक्वायर कर ली तो हमारा तो भाई रहने का जो जगह है वो छिन जाएगी, हमारी लिवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी, डिसमिस कर दी, और क्या बोला कि जो गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है इस लैंड को, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक पर्पस क्या है, और यहाँ पे जो है ये दो टेम्पल्स को कनेक्ट करना वो एक पब्लिक पर्पस ही है। देन उसके बाद ये भी बोला, जैसे एपेलेंट बोलते हैं कि ना ये वेग नोटिफिकेशन था, इसमें कोई पर्पस वगैरह डिफाइन नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, पर्पस तो बढ़िया तरीके से डिफाइन था, क्लियरली स्टेटेड था, टू कनेक्ट टू टेम्पल्स टुगेदर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पिलग्रिम्स, तो ये एक पब्लिक पर्पस ही है। देन मैलिफाइड एलिगेशंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आप बोल रहे हैं कि इन्होंने बैड फेथ में एक्वायर करना चाह रही है गवर्नमेंट, तो उसका कोई भी ऐसा ऐसा सबूत पाया नहीं गया है, बल्कि पूरे जो भी प्रोविजंस में या जो भी प्रोसीजर वगैरह प्रोवाइडेड है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो किया है।
और प्रेसिडेंट का क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सॉरी जो कोर्ट है उन्होंने और भी जो पुराने केसेस है ये पब्लिक पर्पसेस से रिलेटेड वो सब कुछ भी देखा और ये जाना कि जो गवर्नमेंट है उसकी डिस्क्रेशन है कि ये जो पब्लिक पर्पसेस की डेफिनेशन है ना वो लिमिटेड नहीं है, उसको हम ब्रॉडली भी इंटरप्रेट करा जा सकते हैं। अब ये जो एक्ट था ना वो 1894 की बात करें, बट 2013 में अगर आप देखोगे तो पब्लिक पर्पसेस कई हद तक अच्छी तरीके से डिफाइंड है, ताकि जो ये गवर्नमेंट है वो मिसयूज ना कर सके। तो इसके कारण ये पूरा जो केस है वो एक मतलब पब्लिक पर्पस पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट केस इज देव शरण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि ना ये जो जेल्स है जो बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत ओवर क्राउडेड है, हम उन्हें क्या है यहाँ शहरों से बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या है शहर से बाहर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी खासी एक एग्रीकल्चरल लैंड जो बहुत ही होती है ना फर्टाइल, वो ढूंढी, जो कि एक मूर्छा करके एक विलेज है उसमें सिचुएटेड थी। और जो गवर्नमेंट है उसने फिर इशू कर दिया नोटिफिकेशन कि हम इस लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894। तो अब इसमें क्या होता है कि जो सेक्शन 5A था ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, उसमें लोगों को जिसकी भी लैंड एक्वायर करी जा रही है उनको ऑब्जेक्ट करने का मौका मिलता है कि नहीं आप जो पर्पस बता रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर क्या है कि आप इस लैंड को क्यों नहीं एक्वायर कर सकते और ये सब कुछ। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से क्या होता है कि ये जो सेक्शन 5A है ना उसको स्किप कर सकती है गवर्नमेंट, यानी कि जो लोग हैं ना उनसे ऑब्जेक्शंस ना सुन के सीधा ही वो लैंड एक्वायर कर सकती है, इस बेसिस पे कि भाई हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, इसलिए हमें इस लैंड को एक्वायर करना है। अब आपकी कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह हो वो रहने दो, ठीक है, हम उसको नहीं सुन सकते अभी क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ये चीज़। तो फिर ये जो थे जिनकी लैंड है उन्होंने क्या बोला, सबसे पहली बात तो जो आप हमारी लैंड एक्वायर कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अगर गवर्नमेंट को लैंड चाहिए ही कि मतलब उनको कोई विलेज की लैंड चाहिए तो भाई जो बंजर ज़मीन होती है उसको चुनो, या आप इतनी फर्टाइल लैंड चुनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि अभी कोई अर्जेंसी वगैरह नहीं है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो बहुत सालों से ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो प्लान कर रही थी, तो अर्जेंसी कैसे हो गई। तो अब इसमें क्या है जो कोर्ट है उसने फिर भी यही बोला कि जो पब्लिक पर्पस है वो गवर्नमेंट के पास डिस्क्रेशन है कि डिफाइन करेगी कि पब्लिक पर्पस क्या है क्या नहीं है। और जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 में जो अर्जेंसी का रूल है ना वो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से अप्लाइड किया है। आप जो है सेक्शन 5A का ऑब्जेक्शन अगर सुनना नहीं चाहते, यानी कि अर्जेंसी और आप नहीं सुन सकते, तो आप वो सेक्शन 5A जो प्रोविजन है वो स्किप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सेक्शन 5A की आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं भी किया है कि जैसे होता है ना लोगों के पास जो ऑब्जेक्शन है वो अगर आपने नहीं भी सुने और तब भी आपने एक्वायर कर ली, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपने जो एक्विजिशन की है वो वॉइड हुई है, वो गलत है, वो तब भी लीगली बाइंडिंग है। और बस फिर यही कोर्ट का ये मानना है कि ये जो लैंड एक्विजिशन के मैटर्स है उन्हें हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब एक्ट में सब कुछ प्रोवाइडेड है ही, और ये जो है वो गवर्नमेंट के प्लानिंग और ये सब कुछ पर चलता है। तो जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ ना हो या बहुत ही ज़्यादा मिसयूज पावर्स ना हो बाय द गवर्नमेंट, हमें ज़्यादातर इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो आज की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।